हाय एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक है दोस्त, तो पहले आप इसे देखो, फिर इसके बाद 2 सेट आपको मैं बारी बारी से अपलोड करने वाला हूँ। तो इन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। किसी एटम का न्यूक्लियस बना होता है। एटम का न्यूक्लियस बना होता है, ध्यान से सुनना। न्यूक्लियस पूछा जा रहा है, अर्थात न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमारा ऑप्शन डी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम के चारों ओर रोटेट कर रही होती है, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा होता है, इसीलिए ये नहीं होगा। चलो बी नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। 2 क्या कहा जा रहा है? एटम के न्यूक्लियस में अवश्य होगा, ठीक है, नेसेसरी कहा जा रहा है यहाँ पे। तो एटम के न्यूक्लियस में 100% कौन रहता है? तो आपको याद होगा, केमिस्ट्री वाले सर ने आपको बताया होंगे कि एक एटम जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन नहीं होती, ठीक है। हाइड्रोजन एटम में कौन पार्टिकल्स नहीं होते? न्यूट्रॉन नहीं होते। तो इसका मतलब है कि एटम में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं, बट न्यूट्रॉन नहीं होता। किसमें? तो एटम के नाभिक में अवश्य, नाभिक में पूछा रहा है, क्या पूछ रहा है? एटम के नाभिक में अवश्य रूप से होगा। तो अवश्य रूप से कौन होगा यहाँ पे? प्रोटॉन होगा। न्यूट्रॉन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक एटम मेरे पास है जिसका नाम है हाइड्रोजन, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर लें। कहा जा रहा है कि बीटा किरण विक्षेपित होती है। तो बीटा किरण विक्षेपित होती है, इसका हो जाएगा आपको बी एंड सी। ऑप्शन नंबर डी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि बीटा किरण निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में जो है विक्षेपित होगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। गामा रेज को होता है, गामा रे को क्या होता है? आवेश शून्य होता है, द्रव्यमान शून्य होता है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गामा किरण में उच्च भेदन क्षमता या शक्ति का कारण, मतलब गामा का भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। अगर फ्रीक्वेंसी हाई होती है, न्यू हाई होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा, अर्थात गामा का फ्रीक्वेंसी हाई तो वेवलेंथ लो होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे, कम वेवलेंथ। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 का आ जा रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टी है। किनके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टी है? अल्फा को तो नहीं है, क्योंकि अल्फा हीलियम एटम है। बीटा को भी नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का पुंज है। सी गामा और एक्सरे, यस, गामा और एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वैसे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की संख्या 7 है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको। ट्रिक क्या बताया गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का? जितने वर्णपट उसमें आए थे वो था, गलती क्षमा मत करो, उल्टा लटका कर इतना मारो कि रो दे। तो गलती मतलब गामा किरण, क्षमा एक्सरे, मत करो एक वर्ड था, उसके बाद था गलती क्षमा मत करो, उल्टा लटका कर यानी अल्ट्रा वायलेट, लटका कर मतलब लाइट, इतना मतलब इंफ्रारेड, मारो मतलब माइक्रो। तो ये सब था हमारा वर्ण किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, ठीक है। और इन पट्टियों से जो बने थे उन्हें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा था। तो अभी मैंने आपको जितने सारे रे के बारे में बताया ना, वो सब न्यूट्रल होते हैं और इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन सभी रे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रॉपर्टी पाई जाती है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहा जा रहा है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हाफ होने में जो टाइम लगती है ना, उसे क्या कहते हैं? हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन।
एंड 8 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है कि सन की एनर्जी का कारण क्या है। सन के एनर्जी कारण है क्योंकि सन में आपको पता होगा हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है और वो हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके हीलियम बनाती रहती है और ये एनर्जी वहाँ पर कंजर्व रहता था, अर्थात इसका हो जाएगा कौन सी संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करती है उसी के साथ साथ एटम के न्यूक्लियस में कौन सी क्वांटिटी परिवर्तित नहीं होती। याद रखिएगा डेंसिटी चेंज नहीं होता। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस प्रिंसिपल पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम अर्थात संलयन, क्योंकि हाइड्रोजन है ना, संलयन मार के आना है। ओके, अगर यहाँ पे एटम बम आ जाए तो विखंडन मारेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। 11 का जा रहा है दो ऐसे न्यूक्लियस जिसकी एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो, क्या कहोगे। तो उसे कहोगे आइसोटॉप्स। एंड क्वेश्चन नंबर 12, दो या दो से अधिक न्यूक्लियस के आपस में कंबाइन होने की प्रोसेस कहलाती है। ये तो प्रोसेस है संलयन। 13 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक सिद्धांत के अनुसार न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किस पार्टिकल से बने होते हैं। आंसर होगा क्वार्कन, गैलेमान ने आपको बताया था। ओके, एंड 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा पार्टिकल्स को मीट करता है तो इसकी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शन है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं, तो डिक्रीज कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, अल्फा रे हैं। अल्फा रे हीलियम से अपनी प्रॉपर्टी रखती है, तो हमारे बीच यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन जैसा, बट आपको याद रखना है हीलियम नाभिक ही अल्फा पार्टिकल्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। यहाँ कहा जा रहा है आपको 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की नहीं है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर नहीं है। लाइट, पहला तो लाइट ये इसमें तो है। बीटा इलेक्ट्रॉन बीम है, तो ये नहीं होगा। तो आपको टिक कौन सी करना है, आपको टिक बी ही करना है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर नहीं है। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, जब एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट बीटा रे को इमिट करता है तो इसकी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या हो गए। याद रखना एटॉमिक नंबर अर्थात जेड इंक्रीज करेंगे, क्योंकि बीटा अर्थात इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो प्लस तो बन रहा होगा ना यार, तो बढ़ेगा जेड की वैल्यू एंड एटॉमिक मास में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है, यानी चार्ज लेस है। कौन पार्टिकल्स चार्ज लेस है, आपका आंसर होगा गामा। गामा न्यूट्रल है। एंड क्वेश्चन नंबर 19, किसी एलिमेंट के दो आइसोटॉप्स के न्यूक्लियस में अवश्य रहेगा, इसका आंसर हो जाएंगे आपको प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या अर्थात परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर सेम होती है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा इसे ध्यान से देखें। इजी है बट बहुत अच्छा है। यूरेनियम की एटॉमिक नंबर 235 और एटॉमिक या मास होना चाहिए यहाँ क्रमांक, सॉरी एटॉमिक मास 235 एंड एटॉमिक नंबर 92 है। यूरेनियम एटम की प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, एक एलिमेंट की एटॉमिक नंबर जेड और एटॉमिक मास होता है, यहाँ पे मास होना चाहिए, मास ए है। इसके एक एटम में न्यूट्रॉन की संख्या होगी। तो न्यूट्रॉन की संख्या जब भी निकालना है ना, आपको क्या करना है, एटॉमिक मास से माइनस कर देना है किसको, जेड को। ठीक है, ये एटॉमिक मास नंबर है, तो मास नंबर अर्थात ए माइनस एटॉमिक नंबर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 22, एटॉमिक
नंबर है, एटॉमिक नंबर है, अर्थात प्रोटॉन की संख्या। मोसले ने केमिस्ट्री में आप लोगों को बताया गया होगा कि मोसले ने जो एटॉमिक नंबर अर्थात जेड का खोज किया था, प्रोटॉन की संख्या को परमाणु की संख्या कहा था। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए। निम्नलिखित में कौन फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है? आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब फंडामेंटल पार्टिकल्स है, बट पॉजिट्रॉन का खोजकर्ता एंडरसन साहब ने कहा कि पॉजिट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है। उन्होंने अलग से एक पार्टिकल्स खोजा था एटम में जिसका नाम था पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता जे थॉम्सन थे। प्रोटॉन का खोजकर्ता वास्तव में तो नाम रखने वाला गोल्डस्टीन था, पर खोजकर्ता तो रदरफोर्ड ही थे। न्यूट्रॉन का खोजकर्ता जेम्स चैडविक थे। एंड क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए। क्या कहा जा रहा है कि टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ ही सेमीकंडक्टर का रेसिस्टेंस, और आपको पता होगा कि सेमीकंडक्टर पर जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगती है ना दोस्त। तो क्यों करने लगा? कहीं ना कहीं उनकी रेसिस्टेंस जो पहले था, जिस समय वो करंट चलने नहीं देता था, ठंडा रहता है ना, तो उस समय सेमीकंडक्टर से करंट नहीं पास होती। क्यों? क्योंकि वो विरोध ज़्यादा करते हैं, उस समय उसकी रेसिस्टेंस ज़्यादा होती है। जब आप गर्म करते तो करंट उससे कंडक्ट होने लगी, अर्थात वो उनकी रेसिस्टेंस क्या हुआ, डिक्रीज कर गया, तब तो करंट को चलने दिया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएंगे। बट याद रखना है आपको, अगर कंडक्टर पे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उनकी रेसिस्टेंस क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। इंसुलेटर पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। 25 पर एन टाइप के सेमीकंडक्टर में क्या कहा जा रहा है कि मेन चार्ज कैरियर होता है। मतलब एन टाइप में जो करंट आता है, कंडक्टर होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, उनका मुख्य आवेशवाहक कौन होता है? तो उसका होगा एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। अगर पी टाइप में आपसे पूछा जाए तो पी मतलब प्लस सोचना, और प्लस को मैंने ट्रिक बताया था ना, घुमा देना, यानी होल हो जाएगा आंसर तब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, और इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मुख्य धारावाहक मतलब हुआ मेजॉरिटी, मतलब मैक्सिमम जो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है या होल होता है, तो आप यहाँ इलेक्ट्रॉन मारेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 26 पे चलें। 26 क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कंडक्टर सबस्ट्रॉन्स में वैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड के बीच होता है। आपको पता है कि कंडक्टर सबस्ट्रॉन्स में वैलेंस बैंड अर्थात वीबी और सीबी एक दूसरे पर ओवरलैप होता है, तो यहाँ पे बीच में एनर्जी की गैप जो है बहुत ही पतला होगा। तो आंसर आप इनमें बी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, सेमीकंडक्टर्स में इम्प्योरिटी को डालने से क्या होता है? अगर आप सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी के फॉर्म में ट्राइवैलेंट पेंटावैलेंट एलिमेंट को डॉप करोगे, मिक्स करोगे, तो इस प्रोसेस को डॉपिंग कहोगे। और इस प्रोसेस से क्या फ़ायदा होती है ना, सेमीकंडक्टर की कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ दोस्त। डायोड का यूज करते हैं, डायोड का यूज करते हैं। आपको पता होगा कि डायोड का यूज हम रेक्टिफायर के फॉर्म में करते हैं, रेक्टिफायर के फॉर्म में करते हैं, डिटेक्टर में भी किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर इनका बी करेक्ट होगा। एक चीज़ ध्यान देना, मैं आपको एक चीज़ यहाँ से बताने वाला हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि दिष्टकरण क्या है, यानी रेक्टिफिकेशन क्या है, तो आप कहेंगे कि ऐसा डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे उसे रेक्टिफायर कहते हैं, और इस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। ट्रांजिस्टर का यूज स्विच के रूप में भी किया जाता है, एम्पलीफायर के रूप में भी किया जाता है, ऑसिलेटर के रूप में भी किया जाता है, अर्थात तीनों की भांति। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ दोस्त। कहा जा रहा है कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी यानी फुल वेव रेक्टिफायर में यदि हम इनपुट के फॉर्म में 50 हर्ज वेव डाला तो बताइए मुझे आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी प्राप्त होगी? आंसर इसका आप सभी बच्चों को पता होगा, 100 Hz।
अगर यहीं पे हाफ वेव रेक्टिफायर होता तो 50 हर्ट्ज का आंसर 50 हर्ट्ज ही मारा जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। देखो दोस्त, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आपका एग्जाम बहुत करीब है और आपको ये सभी प्रश्न पता है, मुझे यहाँ तक पता है, ठीक है, बट आपको रिवीजन करवा रहे हैं मात्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। कहा जा रहा है फुल वेव रेक्टिफायर के फॉर्म में जंक्शन डायोड का व्यवहार करने के लिए आवश्यकता होता है। तो आपको फुल वेव रेक्टिफायर अगर बनाना हो तो 2 डायोड की यूज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ। ट्रांजिस्टर की प्रोसेस हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जो रीजन है यहाँ पे एसर्शन है वो ट्रू है। इनका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। बी सी यानी बेस, बी मतलब बेस, सी मतलब कलेक्टर, ई मतलब इमीटर एरिया का डोपिंग डिफरेंट होता है ट्रांजिस्टर में। तो ये हुआ इनका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 33 नंबर, इंसुलेटेड सबस्ट्रॉन्स में वैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड के बीच होता है। इन दोनों के बीच जो एनर्जी का गैप होता है वीवी और सीवी के बीच वो थोड़ा बड़ा होता है। आप सभी बच्चों को पता है, मैंने एनर्जी बैंड पढ़ाया था, ठीक है दोस्त। तो इसका आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ 34 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहा जा रहा है, ध्यान सुनना है आपको। फंडामेंटल गेट है एंड और नॉट, ये तीनों फंडामेंटल गेट है। 35 यूनिवर्सल गेट है एंड नॉर यूनिवर्सल गेट है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, डेसिमल सिस्टम में 25 को बाइनरी सिस्टम में लिखे, यानी 25 को आपको बाइनरी सिस्टम में कहा जा रहा है लिखने के लिए। अब आप खुद सोचिए, मैंने इनको ट्रिक ही आपको बता चुका हूँ, आप बना लेते होंगे, मैं एक बार बना के दिखाता हूँ। देखो दोस्त, 25 मैं किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को दूंगा, 25 हमारी सिस्टम है, ह्यूमन की सिस्टम है जो डेसिमल सिस्टम में होती है। अब ये आप किसी कंप्यूटर सिस्टम को मानो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को तूने दे दिया, तो वो उसको क्या करेगा ना, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को आपको भी पता है कि 0 और 1 के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। 0 1 को क्या बोलते हैं अपना लोग, बीट बोलते हैं। तो उनको 0 समझ में आएगा या 1 आएगा, तो वो 25 को क्या करेगा, वो 25 लेगा और उसे तोड़ना शुरू करेगा। किसके फॉर्म में, आधा आधा के फॉर्म में। तो मैं तोड़ता हूँ और उल्टा तोड़ेगा। कैसे तोड़ेगा, उल्टा। 25 को तोड़ा, आधा करेगा तो आधा होगा 12। अगर आपके मन में विचार होगा कि 12:30 होगा, तो मैं कहूँगा अब थोड़ा पीछे चलते चलना है, क्योंकि तुम्हें 1 तक जाना है। तो 25 का आधा 12 कर दो, 12 का आधा 6 करो, 6 का आधा 3 करो और 3 का आधा 1 करो। आई होप आप समझ गए होंगे कि जब भी हम लोग डेसिमल सिस्टम का नंबर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को देते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट करके उल्टे यानी इन्वर्स फॉर्म में, उल्टे क्रम में, आधा आधा फॉर्म के रूप में तब तक तोड़ता है जब तक उसे 1 ना मिल जाए, ठीक है। 1 मिल गया और वो खुश हो जाएगा डिवाइस, और क्या करेगा, सम के लिए 0 ले लेगा, विषम के लिए 1 ले लेगा। तो ये 25 विषम है, इसके लिए 1 लेगा। ये 12 सम है, इसके लिए 0 लेंगे। ये 6 है ये सम है, इसके लिए 0 लेंगे। और 3 विषम है, इसके लिए 1 लेंगे। 1 विषम है, इसके लिए 1 लेंगे। और इसको घेर के कन्वर्ट हो गया आसानी से किसमें, बाइनरी सिस्टम में। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आंसर इसका देख रहे होंगे आप, कहाँ है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ध्यान से देखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आई होप आप सीख गए होंगे। जैसे अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि 13 मैंने किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को दिया, ये है किस सिस्टम में, डेसिमल में, बताइए मुझे बाइनरी में कितना होगा। तो आप कहोगे 13 को तोड़ेगा, आधा कर देगा 6, 6 का आधा करेगा 3, 3 का आधा करेगा 1। अब ये तो जो 13 है 13, ये भी सम है तो इसके लिए 1 लिखेंगे। 6 सम है, इसके लिए 0 लिखेंगे। ये 3 भी सम है, 1 लिखेंगे। 1 भी सम है, 1 लिखेंगे। और ये आंसर आपका हो गया आसानी से। आई होप आप सीख गए होंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में ये आपको दिया जा रहा है,
15 है, आपको डेसिमल सिस्टम में। बाइनरी सिस्टम में कितना आंसर होंगे मुझे कमेंट बॉक्स में करिए, कि मुझे भी खुशी होगी कि मैंने जो आपको बताया आप सीख गए आसानी से। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पे, हाइड्रोजन एटम के प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल तथा प्रकाश की चाल का रेशियो होता है। ये तो हम सिद्ध करके भी बोर्स मॉडल में आपको बता चुके हैं, और आसानी से इसका आंसर आया था 1/137। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त, हाइड्रोजन एटम के बोर में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा यानी कैनेटिक एनर्जी और एटम की पोटेंशियल एनर्जी, बोर्स मॉडल अब पढ़े थे ना, उसमें हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की कैनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो हम लोगों ने निकाला था। आपको याद होगा कितना निकला था, -1/2। ये सब कुछ मैंने सिद्ध किया था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा एक बार आप बोर्स मॉडल को देख के रिवीजन कर लेना, क्योंकि वहाँ से ऑब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है, भले 5 मार्क का क्वेश्चन ना पूछे, बट आता है ऑब्जेक्टिव, तो करके जाना आपको। 39, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आपको भी पता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। बट आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरी बोर्स कक्षा में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, तो वो भी मैंने सिद्ध किया था, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोस्त किसका मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एनर्जी का मात्रक, वर्क फंक्शन का मात्रक। चलो 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ईंधन, मंदक, शीतलक, परिरक्षक, रक्षण तथा नियंत्रक किसका भाग है। ये जितने सारे भाग हैं किसका भाग है, ये सब तो भाग है हमारी फर्मी द्वारा खोजे गए एक डिवाइस का। फर्मी साहब ने कौन सा डिवाइस खोजा था, नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाओ, किस किरण के निकलने से रेडियो एक्टिव एलिमेंट में चेंजिंग नहीं होती है। आपको पता होगा गामा न्यूट्रल है, और इसके निकलने से कोई फ़र्क एलिमेंट को नहीं पड़ने वाला। आ जाओ 42 पे, न्यूक्लियर मैटर का डेंसिटी की ऑर्डर होता है। तो न्यूक्लियस के जो डेंसिटी की बात करते हो वो होता है 10⁻17 kg/m³, जो सबसे ज़्यादा होता है। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो दोस्त, इसमें बस इतना ही था जो मैंने आपको करवाया। अब यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जैसे रदरफोर्ड के मॉडल को लिखें, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंट, डायोड ट्रांजिस्टर का यूज, दो यूज जो तो मैंने ऑब्जेक्टिव में ही लिख दिया हूँ। एंड 4 नंबर क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर्स किसे कहते हैं, इनका खोज बॉर्डिन ने करा था। मूल गेट की संकेत बनाने कहा जा रहा है। फिर यूनिवर्सल गेट कितने हैं, इनका संकेत बनाना है तुम्हें। सभी फंडामेंटल गेट की ट्रूथ टेबल तैयार कर लो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का नामांकित फिगर बना लो। डायोड क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें कंसीडर कर लो। और एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जेनर डायोड को भी कर लेना, अच्छा है, ठीक है। वो रिवर्स बायस पे काम करते हैं, और डायोड अक्सर किस पे काम करते हैं, फॉरवर्ड बायस। थैंक यू। चलो 10 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है अभिनति क्या है। आप देख के दंग हो रहे होंगे, अभिनति का अंग्रेजी बायस होता है, जो हमने पढ़ाया था बायस, ठीक है। और ये होते 2 प्रकार के, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। तो आपके कॉपी में तो सब कुछ लिखा ही होगा, और अच्छे से आपको पढ़ाया गया, तो टेंशन तो होगी नहीं। आओ रेक्टिफिकेशन या रेक्टिफायर, मैंने तो तुम्हें अभी बताया था। एम्प्लीफिकेशन यानी प्रवर्धन, ये भी आप जानते ही होंगे। एलईडी और जेनर डायोड का डिफिनेशन। एलईडी का फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में करो तो मैं देखता हूँ आपको पता है या नहीं। एलईडी का यूज एंड पीएन जंक्शन। चलो, तो ये कहानी आज यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है, ओके।